दोस्तों नमस्कार। दो राज्यों और कई अन्य राज्यों की विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। कुछ सीटों पर 13 तारीख को वोटिंग होनी है, यानी आज चुनाव प्रचार थम गया है। 20 तारीख को समूचे महाराष्ट्र में इलेक्शन होना है, वहां चुनाव प्रचार अभी शबाब पर पहुंच रहा है। झारखंड के आधे हिस्से में चुनाव प्रचार आज थम गया है और वायनाड की सीट पर 13 तारीख को इलेक्शन है। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। आज वहां पर राहुल और प्रियंका दोनों ने एक लंबा रोड शो किया, सभाएं की और चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 13 तारीख को वोटिंग होनी। दोस्तों मैं आज चुनाव प्रचार की चर्चा नहीं करूंगा और न ही इस बात को फिर से दोहराऊंगा कि महाराष्ट्र में क्या राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं और झारखंड में क्या होने जा रहा है। मैं बीच बीच में केवल राजनीति की बात करने आता हूं, एक ऐसी राजनीति जो मनुष्यता को सृजित करती है, एक ऐसी राजनीति जो जोड़ने का काम करे, एक ऐसी राजनीति जो देश का नवनिर्माण करे। राजनीति जैसे ही हम लोग शब्द सुनते हैं तो एक तरफ तो सत्ता दिखाई पड़ती है और दूसरी तरफ विभाजन दिखाई पड़ता है। इसलिए बीच बीच में उस पॉलिटिकल डिस्कोर्स की तरफ मैं जाता हूं जिससे थोड़ा आपके कानों को सुकून मिले और दिल को चैन मिले, क्योंकि जिस तरह की राजनीति इस समय हो गई है, विध्वंसक, नफरत भरी, हिंसक और बड़ी डरावनी, बहुत सारे लोगों को इस राजनीति से घिन भी आने लगी है। लेकिन बिना राजनीति के हम लोग रह नहीं सकते। पर्सनल इज पॉलिटिकल एक बड़ा मशहूर कथन है। डेमोक्रेसी में और आधुनिक जो दौर चल रहा है उसमें राजनीतिक चेतना और राजनीतिक शिक्षा, इन दोनों की जरूरत हर किसी को है। जिसमें राजनीतिक चेतना और शिक्षा नहीं है वो लुट रहा है, और जिसमें ये चीजें कूट कूट कर भरी हैं वो लूट रहा है। जिसको आता है कि कैसे राजनीति का इस्तेमाल करना है, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, मोदी हो, शाह हो, योगी हो, या सबसे बड़ा उदाहरण आरएसएस हो, कैसे सत्ता पर काबिज होना है वो उन्हें आता है और सत्ता का कैसे दुरुपयोग करना है वो उनके दोस्तों को आता है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी राजनीति है जिसमें प्रेम है, सौहार्द है, नफरत की जगह जिसमें जुड़ाव है, परस्पर एक दूसरे को करीब लाने का और एक दूसरे के साथ चलने का मादा है, साहस है। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। राहुल गांधी पर वैसे बहुत सारी बातें अलग अलग प्लेटफॉर्म से होती रहती हैं, लेकिन राहुल गांधी ने पिछले 2 साल के भीतर जिस राजनीति को बदला है, और ये बहुत आश्चर्यजनक भी है कि राहुल गांधी तो पिछले तकरीबन 20 साल से राजनीति में है। राहुल गांधी एक दौर में डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे थे, लोगों के सशक्तिकरण की पॉलिटिक्स कर रहे थे। लेकिन जब मोदी रिजीम आया तो जिसमें मनुष्यता ही जब ठिकाने लगाई जाने लगी, जब मानवीयता ढहने लगी,
जब प्रेम पर घृणा काबिज हो गई तो राहुल गांधी ने ट्रैक बदला। और फिर जब हम राहुल गांधी की आज की राजनीति को देखते हैं तो फिर नेहरू याद आते हैं। नेहरू का पहला इलेक्शन याद आता है 1952 का। वो बड़ा विध्वंसक दौर था, विभाजन हुआ था। विभाजन से जो उपजी कड़वाहट, नफरत, हिंसा, ये जो माहौल था, खास करके सीमा सरहद के इलाकों पर। दिल्ली में बहुत सारे पाकिस्तान से लोग आए थे, रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे थे, उनके भीतर गुस्सा, गुबार। इस सब के बीच में 51-52 में जब पहला लोकसभा चुनाव होता है, नेहरू ने उस गुस्से, नफरत, गुबार, हिंसा के ऊपर प्रेम को तवज्जो दी। विभाजन की जगह पर देश के नवनिर्माण की बात की और जिस मैंडेट को उन्होंने मांगा वो किस आधार पर कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो समावेशी हो, जिसमें विभिन्न धर्म, भाषा, प्रांत, इसका सम्मान हो। वो राजनीति जो पृथकतावाद के खिलाफ खड़ी हो, जो हिंदुत्व के खिलाफ खड़ी हो, क्योंकि उस समय आरएसएस, जनसंघ, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, ये जो हिंदूवादी संगठन थे वो सिखों और हिंदुओं के मानस में मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर जहर भर रहे थे। उस समय जरूरत थी सृजनशीलता की, क्रिएटिविटी की। मस्तिष्क विध्वंसक भी हो सकता है, रचनात्मक भी हो सकता है। नेहरू ने रचनात्मकता पर जोर दिया। परिणाम जो निकला वो अप्रत्याशित तो नहीं था, लेकिन इतनी उम्मीद शायद कांग्रेस पार्टी को भी नहीं थी। नेहरू के उस बात पर मोहर लगाई पूरे देश ने कि हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसमें सभी धर्म, भाषा, प्रांतों के लोग एकजुट होकर के रहें। नफरत, हिंसा और हिंदुत्व की राजनीति को खारिज कर दिया लोगों ने। इसके बाद देश एक नए निर्माण की तरफ चल निकला। आगे चल करके जहां रक्षा में हम लोग कमजोर थे, उसमें देश समृद्ध होना शुरू हुआ। आगे चल करके परमाणु परीक्षण हुए। नेहरू के दौर में तमाम संस्थाएं खड़ी हुई, चाहे वो पेट्रोलियम की हों, चाहे वो बांध बन रहे हों, आईआईटी बन रहे हों, आईआईएम खड़े हो रहे हों। यानी शैक्षिक संस्थाओं से लेकर के संवैधानिक संस्थाएं और सार्वजनिक संस्थाएं, जहां पर रोजगार सृजित हो रहा था, रेलवे खड़ा हो रहा था फिर से। और दूसरी तरफ जब नेहरू से आगे का दौर आता है तो उसमें हरित क्रांति होती है, फिर भारत की ताकत बढ़ती है, गरीबी भुखमरी से देश आगे निकलता है, परमाणु परीक्षण भी होता है। वहां से होते होते 90 के दशक में हिंदुत्व की जो ताकत है वो दोगुनी तेगुनी हो जाती है। कभी वो सोशलिस्टों के साथ मिलकर के आते हैं, कभी वो गांधी के आवरण में घुस करके आते हैं। 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई तो उसका मोटो है गांधीयन समाजवाद। तो कभी गांधी के भीतर, कभी सोशलिस्टों के कंधों पर सवार होकर के 1977 में जो चुनाव हुआ, 78 में जो सरकार बनी, उस सरकार में आरएसएस यानी जनसंघ के लोग शामिल हुए, पर वो सरकार गिर गई। आगे चल करके 80 में दोबारा चुनाव हुए, इंदिरा गांधी फिर से आई। लेकिन इस दरमियान हिंदुत्व की ताकत बढ़ी। जब बीपी सिंह ने ओबीसी आरक्षण लागू किया, उसके बाद
आरक्षण के खिलाफ और ओबीसी के खिलाफ राम मंदिर का आंदोलन छेड़ दिया गया। वो ऐसी एक हिंदुत्व की राजनीति जो असल में वर्णवादी राजनीति है, जिसमें दलितों पिछड़ों को हाशिए पर रखने की पूरी योजना है। तो बीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, उसके बाद वो मंदिर की पॉलिटिक्स शुरू हुई और वहां से फिर मुसलमानों के खिलाफ, बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो आंदोलन हुए और 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद तोड़ी गई। उसके बाद भी कांशीराम जी और मुलायम सिंह, इधर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये जो पॉलिटिक्स थी सोशल जस्टिस की, ओबीसी की, उसने हिंदुत्व की राजनीति को काउंटर तो किया, लेकिन वो अपनी विसंगतियों में आगे चल करके उलझ गई। वहाँ जो लोग सत्ता में आए वो हमेशा काबिज रहना चाहते थे, वो एक बुराई। तो राजनीति का, लोकतंत्र का वो विस्तार यहाँ से होना रुक गया और उस वजह से हिंदुत्व की राजनीति को फिर से मौका मिला। जाति की राजनीति करते हुए मान्यवर कांशीराम जब दिवंगत होते हैं तो उनके पूरे फॉर्मूले को उठाया आरएसएस ने, बीजेपी ने, जातियों का गठजोड़ किया, सोशल इंजीनियरिंग की और सत्ता तक पहुंच गए अच्छे दिन का वादा करके। उसके बाद जिस तरह की नफरत की राजनीति हुई, हिंसा, लिंचिंग, सरेआम पार्लियामेंट तक में नारेबाजी हुई, मुस्लिम सांसदों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, ईसाई ननों के साथ जो हुआ, वो भारत की प्रतिष्ठा को बेहद कमजोर करने वाला था। सोशल मीडिया के जरिए लगातार जहर भरा जा रहा था, लोगों को केवल हिंदू और मुसलमान बनाया जा रहा था। देश लगभग 2 ध्रुवों में जाकर के खड़ा हो गया सामाजिक रूप से, और इस विभाजन में दफन हो गए वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के सशक्तिकरण के मुद्दे, महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के मुद्दे, उनके आधुनिकीकरण के, उनके रोजगार के सवाल, नौजवानों के, किसानों के आर्थिक तरक्की के सवाल, ये सब दफन होने लगे। उस नफरत से आगे चल करके मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी एक नई राजनीति को लेकर के आते हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सृजित होती है और फिर राहुल गांधी ने कबीर के उस मर्म को समझा, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। राजनीति में प्रेम को पोषित करने वाला व्यक्ति, मुझे लगता है कि नेहरू के बाद, और नेहरू इस तरह से खुल करके भी नहीं आए थे, प्रेम की बात नहीं कर रहे थे। राहुल गांधी ने अपनी राजनीति में प्रेम को सिंबल बनाया, प्रेम के तमाम सिंबल्स उन्होंने लिए, यहां तक कि राहुल गांधी ने उस बदनामी को भी छोड़ दिया और ये डर भी निकाल दिया कि मोदी एंड कंपनी उनके साथ क्या करेगी। सरेआम किस उछालना, महिलाओं के साथ हाथ मिलाना, गले लगना, बच्चों के गले लगना, मुस्लिम हो, ईसाई हो, उनके साथ कदम ताल करना, उन्हें प्रेम करना और उनके भीतर उस डर, बैठे हुए डर को निकालना, जो जोड़ने की भावना राहुल गांधी ने पैदा की। शुरुआती दौर में उन्हें चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, मजाक भी उड़ाया गया। जब मंच पर राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को किस किया तो लोगों ने न जाने क्या क्या कहानियां बनाई, लेकिन राहुल गांधी ने कभी उन सब चीजों का की कोई चिंता नहीं की। एक भाई अपने बहन से प्रेम किस तरह से व्यक्त करता है, वो उन्होंने मंच पर किया। बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ, नौजवान महिलाओं के साथ जो उनकी आत्मीयता, जो उनका रिस्पेक्ट, और
ये बेहिचक, क्योंकि जिसके दिल में कोई खोट नहीं होता वो डरता नहीं है। तो ये जो बेखौफ मोहब्बत जो पेश की, और राहुल गांधी का वो डायलॉग कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। शुरू में इस बात का भी मजाक उड़ाया गया कि कौन सी मोहब्बत की दुकान है, कौन सा नफरत का बाजार है। लेकिन जिन परिवारों में ही वो नफरत देखी जा रही थी, घर का कोई एक सदस्य है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर शिक्षित हो रहा है, वो लगातार मोदी भक्त बना हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ गालियां बक रहा है, दलितों को गालियां बक रहा है, और उसी परिवार में ऐसे भी सदस्य हैं जो राहुल गांधी की इस राजनीति को पसंद कर रहे हैं। तो घर बिखरने लगे। कई जगहों पर तो पति पत्नी के रिश्तों में तनाव आया। अब इसकी आज के आने वाले कुछ सालों के बाद जब राहुल गांधी के समय की राजनीति की पड़ताल होगी, सोशियोलॉजिकल स्टडी होगी या साहित्यिक अभिव्यक्तियां होंगी और उनकी जब समीक्षा होगी, तब समझ में आएगा कि आज के दौर में राहुल की राजनीति ने परिवारों को कितना संभाला है। और ये बहुत लिटरेरी, बहुत रचनात्मक सी बात है जिसका विश्लेषण होगा आगे चल के। लेकिन मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने इस देश के भीतर, देश एक परिवार है, उस परिवार के भीतर जिस तरह की मोहब्बत, जिस तरह का प्रेम, स्नेह, सौहार्द प्रस्तुत किया, और सरेआम आज जब वो वायनाड में थे, तो वायनाड में जो टी शर्ट उन्होंने पहन रखी थी वो उस पर लिखा था पीछे आई लव वायनाड। राहुल गांधी ने कहा भी कि मैं जब भारत जोड़ो यात्रा में निकला तो ये पहली दफा लोगों से गले मिला, लोगों ने प्रेम का इजहार किया, रोए, मोहब्बत से बातें की, लोगों ने आई लव यू कहा, राहुल गांधी ने आई लव यू कहा, और इस तरह से वो सिलसिला शुरू हुआ। कोई राहुल गांधी को अचानक सपना नहीं आया कि एक दिन में खड़े हो जाना है कि साहब इस विभाजन और नफरत के खिलाफ ऐसे बोलना है तो लोगों के दिल में फिर से वो सृजनशीलता, रचनात्मकता, वो मनुष्यता प्रस्तुत होगी, वो प्रेम प्रकट होगा। ये अचानक नहीं आया था, राहुल गांधी ने उस यात्रा में महसूस किया। जब हम किसी के गले लगते हैं तो उसकी हृदय की धड़कनों से आप महसूस करते हैं कि वो किस कदर आपके करीब आ रहा है। और ये सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका में नहीं होता, ये माँ बेटे में भी होता है, पिता और पितरी के भी होता है, दो भाइयों के मिलन में भी होता है, बहन भाई के प्रेम में भी होता है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये कुछ ऐसे ही प्रेम में हो सकता है जो दाम्पत्य भाव का प्रेम हो, नहीं। जिसे हम मनुष्यता कहते हैं, जो मानवीय प्रेम है, उसमें धड़कनों का सम होना, जब हम गले लगाते हैं तो किसी को तसल्ली देते हैं, वो राहुल गांधी की उस भारत जोड़ो यात्रा में निकल करके आता है। यहां से राहुल गांधी की वो प्रेम की राजनीति, ढाई अखर की राजनीति शुरू होती है। और उस राजनीति ने, अब मैं ये तो कतई नहीं कहूंगा कि कितने चुनाव जिताए हैं, कि आज चुनाव जिताने की उसमें हिम्मत है, चुनाव जिताने का मादा है, चुनाव जिताने की ताकत है, मैं ये तो नहीं कहूंगा। लेकिन देश को बनाने की ताकत जरूर है। लोगों के भीतर मनुष्यता की मात्रा बची रहे, इसकी ताकत जरूर है। लोगों का दिल लोगों के लिए धड़कता रहे, इसकी ताकत जरूर है। बहन के रिश्तों में, मां बाप के रिश्तों में, यहां तक कि राजनीति पर भरोसा बने रहे, इसकी ताकत जरूर है। राहुल गांधी ने राजनीति के प्रति दरकते हुए विश्वास को बचाया है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि राहुल गांधी सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को इस लिहाज से बचा रहे हैं, लोगों के बिखरते हुए विश्वास को बचाया उस प्रेम के जरिए। तो आज बस इतना ही। आज कोई ऐसा खास मुद्दा भी नहीं था। थोड़ा सा जो मैं साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते महसूस करता हूं कई बार, उस महसूसने को ही आप तक आज लेकर के आया। कल सुबह बात करूंगा महाराष्ट्र और झारखंड की पॉलिटिक्स पर। तब तक रहिए साथ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।